जय हिंद, सेंडिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप अपने जिंदगी के टारगेट जो भी आपने सेट किए हैं उसको आप कंप्लीट कर पाए और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभा सकें। और आज मैं शुरू करती हूँ लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन, मेरी किताब जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं पढ़ रही हूँ, जो किंडल पे अवेलेबल है। ये ग्लोबली भी अवेलेबल है और नेशनली भी अमेजोन पे अवेलेबल है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं अपने खास हिंदी रीडर्स के लिए पढ़ रही हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि आपने बुक लिखी है इंग्लिश में, हमें नहीं समझ में आएगा, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ा। और स्पेशली मैं अपनी अम्मी और अपने रिलेटिव्स के लिए पढ़ रही हूँ जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। शुरू करती हूँ आज का एपिसोड नंबर 19। सारी बातें सेट हो चुकी थी। आज 23 दिसंबर है, 2022 का दिन था और बहुत मेमोरेबल होने वाला है ये वरीशा और हैदर के लिए, क्योंकि आज उनकी जिंदगी का वो बंधन जुड़ने वाला है जिससे दो अनजानी रूह जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। उन लोगों ने होटल ग्रैंड लेक व्यू लोनावला में है इसको डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना और इनवाइट किया अपने सारे फर्स्ट फैमिली मेंबर्स को और बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को इस यूनिक वेडिंग को विटनेस करने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारे रिलेटिव्स जो थे वो जिनको इन्होंने इनवाइट किया था उसमें से 95% लोग पहुंच चुके थे वुड बी कपल को बहुत सारी दुआएं देने के लिए, और कुछ जो नहीं आ पाए थे उनका बहुत ही पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से वो लोग आ नहीं पाए और उन लोगों ने मुआजरत चाहिए, मतलब माफी मांग ली उन लोगों से कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सिचुएशंस लाइफ में आ गई है इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। चूंकि ये लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली को बिलोंग करते थे और एक दूसरे को समझते थे तो इन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की इसके ऊपर और उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स जो भी आ गई हैं उसको दूर होने की दुआ दी। आज जो ये रूह का बंधन जुड़ने वाला था चांदनी रात के अंदर, लॉन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और होटल बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट किया हुआ था। दोनों एकदम डॉल कपल की तरह लग रहे थे, गुड़िए गुड्डे की जोड़ी जिसे कहते हैं। वरीशा ने छापा ट्रेडिशनल वेयर होता है बिहार में, खास करके चूंकि मैं बिहार की भी नेटिव हूँ इसलिए मैं बिहार को अपनी तरफ से ये ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ। छापा ट्रेडिशनल वेयर जो है वहां का बहुत 100 साल से वहां का एक ट्रेडिशन है जिसमें ऑलमोस्ट सैयद फैमिलीज जो हैं उनमें दुल्हन का जोड़ा छापे में ही आता है। ये छापा क्या होता है? ये होता है सैटिन रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, रेड कुर्ता ग्रीन सलवार और रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन की दुपट्टा होती है जिसपे ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है सिल्वर फॉइल की और फिर उसमें सितारे लगाए जाते हैं, मतलब सीक्वेंस का वर्क किया जाता है। तो ये वरीशा ने पहना था। वरीशा वैसे बिलोंग तो करती है उत्तर प्रदेश को, लेकिन ये छापा मैंने यहाँ पे बिहार को ग्रेटिट्यूड देने के लिए इंक्लूड किया है, तो मैंने वरीशा को ये अपनी किताब के जरिए ये ब्राइडल आउटफिट पहनाया क्योंकि मैं अपने नेशन के बारे में बहुत सारी अच्छाइयां शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल खोला है। और ये चैनल लेट्स बोर्ड इंडिया रॉक्स 2023 के नाम से आपको हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट की अलग अलग खूबियां मेरी किताबों के जरिए बताएगा। तो यहाँ पे वरीशा को इसलिए बिहारी ब्राइडल वेयर पहनाया गया है क्योंकि आज जब हम ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू तो हम नेशनली भी कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की दुल्हन है तो वो बिहार का ब्राइडल आउटफिट नहीं पहन सकती, अगर बिहार की दुल्हन है तो वो पंजाब का ब्राइडल आउटफिट नहीं पहन सकती, क्योंकि एजुकेशन सबको सिखा रहा है कि आप खुद के कल्चर की आपको रिस्पेक्ट करना है और दूसरे की कल्चर
की भी रिस्पेक्ट करना है। और इसी वजह से वरीशा ने ये बिहार का जो ट्रेडिशनल वेयर है सैयद फैमिली का, उसको उसने ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए इसको अपनी शादी में पहना। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हैदर ने आइवरी कलर की शेरवानी पहनी। सेहरा बांधा जाता है जिसे हम कहते हैं हेड गियर। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या पंजतन का नाम ये सब लिखा होता है और फिर फूलों की लड़ियां होती हैं। आप देखेंगे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्राइडल और मैरिटल वीडियोस होती हैं, रील्स जिसे कहते हैं, उस पे आप देखेंगे कि फूलों से सजा हुआ जो भी हेडगेयर दूल्हा दुल्हन पहनते हैं उसे सेहरा कहा जाता है। तो सेहरा जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार में खास करके बहुत ही फेमस है। मुस्लिम फैमिलीज में पहना जाता है ये हेडगेयर। दूल्हे दुल्हन के चेहरे पे एक अलग सी रौनक लाने का काम ये करता है और जिंदगी में एक ही बार पहनते हैं ये सेहरा। तो एक बहुत अच्छा सा ट्रेडिशन है। मोगरे की कलियां होती हैं जिसकी वजह से खुशबूदार माहौल हो जाता है दूल्हे दुल्हन के हेडगेयर की वजह से। और ये दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे। सारे रिलेटिव्स आए, उन बहुत खुशी खुशी उन लोगों ने दोनों को बहुत सारी दुआएं दी, डिनर किया, उन लोगों ने सलामी दी। सलामी कहते हैं दूल्हा दुल्हन जब अपने दुल्हा दुल्हन के अटायर में और अपनी शादी वाले दिन जब अपने रिलेटिव्स को सलाम करते हैं तो उस सलाम के एवज में तोहफे दिए जाते हैं उनको दुआओं के रूप में। तो वो जो दिया जाता है उसे सलामी कहा जाता है। तो वो लोग सब दूल्हा दुल्हन को सलामी देते हैं और अपने अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन रिसेप्शन सेरेमनी होती है। क्योंकि ये डेस्टिनेशन वेडिंग है, डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत ज्यादा दिन तक खिंचती नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 ही दिन की होती है। तो रिसेप्शन अगले ही दिन था और सारे लोग रात में जल्दी सो गए थे। तो सुबह फ्रेश होकर के अगले सेरेमनी के लिए सबको रेडी होना था। अगले दिन की थीम पार्टी थी बेबी पिंक और इंडियन ट्रेडिशनल वेयर। तो ये जो थीम था उन्होंने पहले ही कार्ड में ही शेयर कर दिया था। जो वेडिंग कार्ड उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें ही शेयर किया था कि ये थीम रहेगा। तो सारे लोग उस तरह से अपने ड्रेसेस अरेंज करके आए थे। बहुत प्यारा सा माहौल लग रहा था। ग्रीनरी में पिंक पिंक कलर का सबका अटायर था। वरीशा ने बेबी पिंक कलर का ऑर्गेन्जा मटेरियल का लहंगा पहना था। वरीशा को बहुत हेवी फैब्रिक के लहंगे पसंद नहीं थे। हेवी फैब्रिक ही एक्चुअली बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले जो हेवी हो जाते हैं वो उसको पसंद नहीं था। तो लाइट वेट फैब्रिक ऑर्गेन्जा होता है उसमें उसने लहंगा में सिल्वर काथा वर्क कराया था और जरदोजी की छोटी सी पैनल वर्क करवाई थी ब्लाउज और दुपट्टे के साइड में भी। और दुपट्टे में उसने हेवी लेस लगवाई थी, अटैच करवाई थी। तो ये उसका एक डिजाइनर लहंगा था जिसको उसने डिजाइन करवाया था अपने खास दिन के लिए। और उस पे उसने हाई हील पहनी थी मोची की अपनी आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। हैदर ने बेबी पिंक कलर का सिल्क का कुर्ता पहना था और बेज कलर की सिल्क एम्ब्रॉयडरी वाली बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक की शेरवानी पहनी थी। उसने इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए द हाउस ऑफ बनारस से मोजड़ी बनवाई थी अपने शेरवानी की फैब्रिक की मैचिंग। और इस तरह से दोनों बड़े ही प्यारे लग रहे थे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कलर कॉम्बिनेशन के साथ। सारे लोग आते हैं और उन दोनों को दुआएं देते हैं। वो लोग वीडियोस बनवाते हैं, मैरिटल वीडियोस रिलेटिव्स के साथ, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के साथ, दूल्हे दुल्हन के साथ फोटो शूट होता है दोनों तरफ के रिलेटिव्स के साथ, ताकि ये जो उनकी लाइफ टाइम की ये जो मेमोरी है बहुत ही लॉन्ग लाइफ हो जाए। और ये सिर्फ लॉन्ग लाइफ ही नहीं होती, इसको 3 जनरेशन देखते हैं, वरीशा, हैदर, उनके बच्चे और उनके बच्चे। तो ये 3 जनरेशन के लिए मेमोरी एल्बम होती है। तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसमें पार्ट लिया और फोटोज और वीडियो शूट कराए। अगले दिन सबकी ट्रेन थी तो सारे लोग अपनी अपनी ट्रेन बोर्ड करके चले गए। और न्यूली वेडेड कपल जो थे ये होटल में रुकते हैं एक एक्स्ट्रा
एक दो दिन एक्स्ट्रा अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि क्रिसमस आने वाला था और उन लोगों को बचपन से आदत थी, स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था तो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करने की उनको आदत थी। तो वो लोग चाह रहे थे कि क्रिसमस और न्यू ईयर सब सेलिब्रेट किया जाए साथ में विद फैमिली। और इस तरह से सेलिब्रेशन करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से कब ये दिन बीत गए पता ही नहीं चला। आगे चल के ये सारे लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई में क्रिसमस लोनावला में सेलिब्रेट करते हैं और मुंबई में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। वो चार जो हैं, मम्मी पापा वरीशा के और मम्मी पापा हैदर के और वरीशा और हैदर, ये सारे 6 लोग होटल ताज में जाकर के सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर। हैदर ने पहले से ही रूम्स बुक करके रखे थे, प्री प्लान किया था हैदर और वरीशा ने मिलकर के, और ये सरप्राइज था उनके पेरेंट्स के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन। और सारे लोग बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस की फीलिंग, को लिविंग का अफेक्शन उन लोगों के बीच में देखा जा सकता था। तो इस तरह से इतनी प्यारी सी जिंदगी का आगाज वरीशा और हैदर की जिंदगी में बड़े प्यारे मोमेंट्स के साथ होते हैं। और यहाँ पे चैप्टर नॉटी सोल खत्म होता है और इसका टेक अवे है, हर लेसन में मैंने टेक अवे लिखा है इस तरह से लास्ट में। तो वो टेक अवे ये है कि जब हम ऊपर वाले में बहुत ही यकीन करते हैं, ऑलमाइटी में, तो हमारे पेरेंट्स को भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है। और ये सारे जो एफर्ट्स हैं जो हम बड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाने में लगाते हैं, ये सारी चीजें हमारे जो ड्रीम होते हैं, हमारे ख्वाबो ख्याल की चीजों को हमारी जिंदगी में सच्चाई की तरह उतार देती हैं। और इस तरह से ऊपर वाले की ब्लेसिंग हमें हमारी जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी बनाने में मदद करती है और हमारी मेहनत रंग लाती है। और यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर नंबर 5। मैं शुरू करती हूँ क्योंकि टाइम अभी बाकी है। चैप्टर नंबर 6 स्टेशन का नाम दिया है विस्लिंग पाम। मतलब जो खजूर के पेड़ होते हैं, जब उनमें खजूर लहलहाने लगते हैं और हवा चलती है तो जो झंझनाहट सी, झनकार सी एक आवाज आती है हवा की, उसको विस्लिंग पाम्स कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अब जिंदगी में उनके खुशियों की लहर आने वाली है। खुशियां तो पहले भी थी, माँ बाप के साथ भी बहुत खुश थे ये लोग और बहुत ही काम करने वाले लोग थे अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए, मोटो के लिए। अपना टाइम, क्वालिटी टाइम किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है वो सब ये बच्चे सीख चुके थे, बचपन की एजुकेशन से लेके माँ बाप के गाइडेंस तक। तो उनकी जिंदगी का हर एक पल बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही प्यारा हो रहा था। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये दोनों कपल ये कपल्स जो होते हैं, ये तीनों कपल, मतलब अब हैदर वरीशा, उनके मम्मी पापा, और उस वरीशा के मम्मी पापा, ये सारे कपल्स जो होते हैं वो अपने प्रीवियस स्टेशन में अपने लव ट्रेन में बहुत सारे लोगों को, अब अपनी रिश्तेदारों को भी बोर्ड करा चुके होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिश्तेदार। और इन रिश्तेदारों की जो हलचल है उसकी वजह से इस स्टेशन को विस्लिंग पाम नाम दिया गया है। ये स्टेशन विस्लिंग पाम इसलिए भी है क्योंकि ये एक म्यूजिकल जर्नी होने वाली है वरीशा और हैदर के लिए, मोहब्बत के सफर की शुरुआत। और इस सफर, नई मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत का स्टेशन अब चेंज हुआ है। अब मोहब्बत में एंट्री हुई है वरीशा की और वरीशा की लाइफ में एंट्री हुई है हैदर की। तो ये नया एक्सपीरियंस है। तो कुछ गुनगुनाती हुई सी जिंदगी अब इनकी शुरू होती है। और जो ये इन्होंने बंधन बांधा है अपनी रूहों का, उसकी वजह से उनके स्टमक में बटरफ्लाई फील होती है। और न्यू एक्सपीरियंस है, बिना किसी के एक्सप्लेन किए हुए, कभी किसी की लाइफ में उन्होंने इस तरह की चीजें सुनी नहीं, तो उनको बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस, और हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई सुहाना सा गीत कान में बज रहा हो, इस तरह से। और टेलीपैथी उन लोगों की ग्रो होनी यहाँ से शुरू होती है। और इस तरह से इमोशन एक दूसरे के लिए जब जबरदस्त होने लगते हैं और बॉन्डिंग बढ़ने लगती है, तो फैमिली में खुद ब खुद फैमिली केयर और सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन ना करके फैमिली सेंटर्ड डिसीजन लेने की आदत के साथ ये दोनों अब
बड़े हो रहे थे। बड़े मतलब बड़ा होने का मतलब हम कहते हैं ना बच्चे बड़े हो गए, मतलब 25 साल के हो गए तो बड़े हो गए, उस एज तक के लिए बड़े हो गए जितने साल का एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी में हुआ। अब आगे की जिंदगी जो नई होगी उसमें भी वो बड़े होते हैं, और ये बड़े होने का सिलसिला चलता रहता है तब तक जब तक कि आखिरी सांस ना हमारी निकल जाए। तो ये बड़े होने का सिलसिला जिंदगी के साथ साथ चीजें सीखते सीखते चलता रहता है। और हम कहते हैं कि जिंदगी एक बहुत बड़ी टीचर होती है, हर इंसान को अलग अलग लेसन सिखाती है। बहुत कॉमन लेसन भी होते हैं हम सबके बीच, और बहुत यूनिक भी होते हैं जो सबकी जिंदगी में नहीं होता। तो अब देखेंगे आगे क्या क्या लेसन इन दोनों की जिंदगी में आते हैं। ये जो इनकी म्यूजिकल जर्नी है जो लाइफ पार्टनर के साथ अब शुरू हुई है लव ट्रेन में, ये बहुत ही मेमोरेबल होने वाली है। ये लोग मुंबई आ जाते हैं, अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्रेशर हैं जॉब के लिए, और उन्हें अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस जो उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज में सीखी थी उसको अब प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का वक्त था। हैदर को नए नए चैलेंजेस उसकी जॉब में मिलते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते उसको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। अभी तक तो उसने सिर्फ इंजीनियरिंग में पढ़ा था, उसको अब प्रैक्टिकली उन चैलेंजेस को फेस करके उसको सॉल्व करने का वक्त आ गया था। ऑनलाइन मैपिंग करनी पड़ रही थी उसको, व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पड़ रहा था, एनालिटिकल स्किल्स ग्रो करनी पड़ रही थी, और डेवलप नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कि अगर ये उबर में ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तो इससे बेटर कौन सा वाला हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे उसके कस्टमर्स हाइक हो, उनकी प्रॉफिट बढ़े, इस तरह से। और क्रिएटिविटी की वजह से वो सॉफ्टवेयर सारे डिमांड्स में आएंगे, क्लाइंट्स को चाहिए होंगे। ये सब चीजों की एनालिटिकल स्किल, कोलैबोरेटिव टीम वर्क, अपनी टीम को एक अच्छा बॉस होने का, एक अच्छा टीम लीडर होने का एहसास कराना, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था पेशेंस का ग्रो होना, सब्र का मादा बढ़ाना। क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो होता है वो होता है पीपल हैंडलिंग का। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं उन सॉफ्टवेयर को आप एक ट्रेनिंग के बाद डील कर सकते हैं, फिर वो वैसे ही चलता रहता है सॉफ्टवेयर, बीच में कुछ ग्लिचेस आते हैं उसको ठीक कर लिया जाता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर अल्लाह ने बनाया है, ऑलमाइटी का बनाया हुआ हमारा ये ब्रेन और हमारी ये हार्डवेयर बॉडी जो है, उसको आप एक ही ट्रेनिंग के जरिए 60 साल तक नहीं चला सकते। क्योंकि लाइफ में एज जैसे जैसे हमारी चेंज होती है, हमारी बॉडी का फंक्शन चेंज होता जाता है। एक साल किसी तरह का फंक्शन होता है तो अगले साल कोई और होता है। तो एक ही ट्रेनिंग, फिक्स ट्रेनिंग जो है इस बॉडी और ब्रेन को चलाने के लिए नहीं चलती है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट वालों के सामने जहां पे वो टीम लीडर का जॉब करते हैं, क्योंकि हर बार जब वो नई स्किल सीख करके टीम लीड करने आते हैं तो फिर नई नई सिचुएशंस आने लगती है, और इस तरह से जिंदगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन जाती है। खास करके कॉर्पोरेट की जॉब में जहां पे वैरायटी ऑफ पीपल इंडिया के कोने कोने से, वर्ल्ड के कोने कोने से टीम में आ जाते हैं। तो इस तरह से हैदर को अपना पेशेंस लेवल बहुत बढ़ाना पड़ रहा था, और इतनी जद्दोजहद वाली वर्किंग आवर्स उसकी होती थी कि कभी कभी तो वीकेंड में भी उसको बिजी रहना पड़ता था। अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में आ जाती थी और उसको फिर फैमिली का के लिए निकाला गया वक्त जो संभाल के रखता था कि वीकेंड पे यूज करेंगे, वो भी ऑफिस के काम में चला जाता था। और जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को करोड़ रुपए सैलरी में देगी तो जाहिर है वो आपका वक्त भी लेगी, आपका एफर्ट भी लेगी, आपका हार्ड वर्क भी लेगी, आपका पेशेंस लेवल इस हद तक चेक करेगी कि आपके करोड़ रुपए जायज हों। हम कहते हैं ना, हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसे जायज होते हैं, तो उन पैसों को जायज बनाने के लिए जद्दोजहद भी तो बहुत करनी पड़ेगी। तो हैदर उन सारे चैलेंजेस के साथ और एक्सपीरियंसेस के साथ गुजर रहा था, और इस तरह से उसका पेशेंस लेवल बढ़ रहा था। आप प्रैक्टिकली देखेंगे जब बहुत ज्यादा काम होता है तो पेशेंस लेवल लूज होने लगता है, लेकिन जब हम अपना एक्सरसाइज रिजीम, सोने और उठने और खाने का रूटीन फॉलो करते हैं, और फिर वर्कलोड को हम एज ए लोड नहीं, एज ए लवली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर पेशेंस लेवल हाई होने लगता है। और इस तरह से वो समझ जाता है कि रोल
न्यू सिचुएशंस उसकी लाइफ में जो आएंगे वो न्यू चैलेंजेस लेकर आते ही रहेंगे, और इस तरह से स्ट्रगलिंग सिचुएशन उसकी लाइफ के, उसके पेरेंट्स के लाइफ से बिल्कुल अलग है। ये चीज हैदर को शुरुआत में ही समझ में आने लगी, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो थे लेक्चरर थे। लेक्चरर की एक टाइम बाउंड ड्यूटी होती है 9 to 3, और कभी कभी वर्कशॉप्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं, लेकिन जो ये कॉर्पोरेट की जॉब होती है उसमें और टाइम बाउंड ड्यूटीज में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हैदर के एक्सपीरियंस में और उसके पेरेंट्स के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क उसको शुरू में ही दिखने लगता है। और ये सारी चीजें हाई सैलरीड करियर चुनने की वजह से हैदर की लाइफ में है। और इस तरह से जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब में जाना है, तो उस टाइम हमारा डिसीजन ये भी हो जाता है ऑटोमेटिकली कि हमें अपने जिंदगी का 10 से 12 घंटा उस जॉब को देना है। बहुत पेशेंस लेवल हमें अपना बढ़ाना है और बहुत डिवोशन भी उस काम में डालना है, तभी कोई कंपनी आपको इतनी हाई सैलरी जॉब ऑफर करेगी और उसमें आप रिटेन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ वरीशा जो है न्यूरोलॉजिस्ट बन चुकी होती है, और उसको बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं अपने जॉब में। अब प्रैक्टिकली किताबों की दुनिया से अब जिंदगी की दुनिया में उन सारी चीजों का यूज कैसे करना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी बढ़ानी है, अपना सब्र का मादा बहुत बढ़ाना है, डायग्नोस्टिक स्किल भी बहुत अच्छी बढ़ानी है कि पता चले कि कौन से पेशेंट को कौन सा डायग्नोस्टिक टूल हम सजेस्ट कर सकते हैं। सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और इस तरह से रिसर्च जो होती है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर, वो भी उसको पढ़नी होती है। कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन सी रिसर्च कौन से पेशेंट को लगेगी। स्पाइनल टैप स्टडीज के बारे में उसको और कंटिन्यूअसली उसको पढ़ना होता है न्यूरोलॉजिस्ट बनने के बाद भी, और पेशेंट का कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड उसको रखना होता है। वो सर्जरी नहीं करती है, लेकिन वो कोलैबोरेट करती है साइकियाट्रिस्ट के साथ, और उसको एक्सलेंट मेमोरी स्किल डेवलप करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर एक पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट ट्रैकिंग है वो उसको रखना पड़ता है। तो उसके लिए उसने अपने मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए और बहुत सारी डायरीज मेंटेन करनी शुरू की। पर्सनलाइज्ड पेशेंट रिकॉर्ड रखना उसने शुरू किया, और इसके लिए वो अपने हॉस्पिटल की नर्स का भी हेल्प लिया करती थी, लेकिन बहुत सारी गाइडेंस उसको एज अ टीम हेड अपने हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट के जो जॉब थी उसकी, तो उसको लीड करना पड़ता था बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और दोनों शादी के बाद इस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे के लिए वक्त निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। और कैसे निकालते हैं और किस तरह से अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ के साथ साथ, ये हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए मुझसे जानने के लिए 5th जनरेशन किस तरह से अपनी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल करता है, क्या स्ट्रगल करता है प्रोफेशन से लेके फैमिली लाइफ तक। हालांकि हर स्ट्रगल पर्सनलाइज्ड होता है, लेकिन बहुत सारे कॉमन स्ट्रगल भी होते हैं। तो इस बुक में कॉमन स्ट्रगल्स को डील किया गया है, पर्सनलाइज्ड स्ट्रगल को डील नहीं किया गया है। तो जुड़े रहिए मुझसे जानने के लिए और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें जो आपकी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं स्ट्रगल के साथ। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।